कश्मीर को दो भागों में बांट दीजिए, एक भाग में कश्मीरी पंडित रहेंगे और दूसरे भाग में जो है बाकी तमाम लोग रहेंगे। क्या आप समझते हैं कि ये एक फार्मूला है जिस फार्मूले से कश्मीर में स्थायी शांति जो है उसको रिस्टोर किया जा सकता है? नो डिवीजन कैन टेक प्लेस जब कश्मीर की बारी आती है। आप कश्मीर में इस किस्म का माहौल बनाइए जहाँ पे कि सारी बरादरियाँ जो हैं वो दोबारा से उसी तरीके से मिल के रह सकें। जो कश्मीरी पंडित्स हैं उनकी कंसंट्रेटेड सेटलमेंट्स वहाँ चाहिए। कश्मीरी पंडित समाज 1999-90 में पलायन हुआ और उस पलायन के बाद एक सपना, एक ख्वाब लगातार हर आने वाली सरकार कश्मीरी पंडितों को बेचती रही। वो ख्वाब, वो सपना ये था कि आप वापस जाएंगे अपने घर और दोबारा से आप अपनी ज़िंदगी कश्मीर घाटी में, जो आपका घर है, जहाँ के आप रहने वाले हैं, आप शुरू करेंगे। लगभग 32 साल होने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कश्मीरी पंडित जम्मू, दिल्ली, उधमपुर और देश के विभिन्न भागों में हैं। वापसी की तो क्या, लेकिन घाटी में जो हालात बने हैं उसके चलते खबरें अभी आने लगी हैं कि जो कश्मीरी पंडित नौजवान नौकरी के सिलसिले में घाटी में इस समय हैं, वो भी सरकार से अब गुहार लगा रहे हैं कि आप हमारी ट्रांसफ़र का बंदोबस्त करिए ताकि हम भी आराम और सुकून की ज़िंदगी गुजारें। हमें आतंकवाद से ग्रस्त घाटी में रहने का कोई शौक़ नहीं है। सत्य क्या है? सत्य को भांपने के लिए कश्मीरी पंडित सभा के अध्यक्ष के खौसा घाटी गए थे। घाटी में इनकी मुलाकात घाटी के आम लोगों से भी हुई और उन कश्मीरी पंडितों से भी हुई जो कश्मीरी पंडित वहाँ पर इस समय रह रहे हैं। खोसा साहब का अनुभव क्या कहता है और क्या कश्मीरी पंडित वाकई 2021 में बड़ी संख्या में घाटी वापस जाएंगे? आइए बात करते हैं। खोसा साहब, आप घाटी थे, क्या अनुभव किया आपने घाटी में? 7 लोगों की निर्मम हत्या आतंकवादी कर जाते हैं, 7 निहत्तों का खून बहाते हैं और आप भी उससे पहले घाटी होके आए हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं? मैं तो फ्रैंकली आपसे ये बात ज़रूर कहूँगा कि जब मैं घाटी में था, 9 दिन वहाँ पे था, मुझे इस चीज़ का कोई आभास नहीं हुआ था कि इस किस्म का एक बहरान दोबारा से आएगा। बिल्कुल आभास नहीं हुआ था। मैं 1 अक्टूबर को यहाँ आया हूँ और गालिबन 4 अक्टूबर को पहला जो है नरसंहार हुआ, वो डॉक्टर साहब को उन्होंने मारा। मैंने घाटी में काफ़ी एक्सटेंसिव जगह पे मैं गया, कुछ लोगों से मिला, बहुत ज़्यादा लोगों से तो नहीं मिला, लेकिन मैं काफ़ी लोगों से मिला और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि घाटी में धीरे धीरे जो पीस है वो वापस आ रही है। लेकिन साथ में एक ऐसी अंडरकरंट भी मुझे वहाँ नज़र आई कि लोग जो हैं वो उनका कनेक्ट कहीं ना कहीं हमारी सरकार के साथ नहीं है। इस बात का जो एक्सपीरियंस है मुझे यहाँ पे भी, जम्मू में भी महसूस हुआ कि जम्मू में भी हम लोगों का सरकार के साथ कोई बराह रास्त राब्ता नहीं है। इसमें कई रीज़न हो सकते हैं और सबसे बड़ा ये रीज़न है कि जो सरकार अभी गवर्नेंस कर रही है वो कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर्स के साथ कोई भी चीज़ शेयर करने से कतराती है और कोई भी डिसीजन जब वो लेते हैं वो अपने ऑफिस में बैठ के ही डिसीजन लेते हैं। डेफिनेटली इनपुट्स उनके पास होंगे, उसके बाद डिसीजंस लेते होंगे, बट एट द सेम टाइम जिन लोगों के लिए आप पॉलिसीज़ बनाते हैं उनको अगर आप कंसल्ट करेंगे या उनको रीच आउट करेंगे और उसके बाद अगर आप पॉलिसी बनाएंगे तो डेफिनेटली वो पॉलिसीज़ एक्सेप्टेबल भी होंगी और बहुत सारे लोग जो है वो उनको सपोर्ट भी करेंगे। आज ऐसा हो रहा था, अभी तक हमें लगता है ऐसा हो रहा था कि
पॉलिसी बन जाती थी, उसके बाद लोगों के लिए लागू होती थी और लोग जो हैं उसमें कोताही निकालते थे, उसमें वो उसको क्रिटिसाइज़ करते थे, कहते थे कि ऐसा आज तक नहीं था तो अब क्यों ऐसा हो रहा है, तो लोग बदजन हो रहे थे। इस चीज़ को अवॉइड किया जाना चाहिए था। सिमिलरली मैं आई विल कम डायरेक्टली टू द माइनॉरिटी इशू। माइनॉरिटीज़ के लिए आपने बहुत काम किया, आपने लोगों को वहाँ लिया, जॉब्स उनको वहाँ 4,000 लोगों को जॉब्स 10 साल में दी हैं, जिसको भी हम क्रिटिसाइज़ करते रहे कि इतना लंबा आप इसको खींच के करते जा रहे हैं। तो अब 2000 और बच्चे जो हैं उन्होंने ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है और वो गवर्नमेंट ऑर्डर्स, अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स की इंतज़ार कर रहे हैं। और इस किस्म का कांड जब वहाँ हुआ तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके मनों में कितनी दहशत दोबारा से आ गई होगी। जैसे आपने डायरेक्टली कहा, पहले ही कहा कि जी वो कहते हैं कि बाहर हमें वहाँ बाहर पोस्ट करो, तो लेकिन जो हमने आज तक इतना कुछ किया है वो तो सारा फिर ज़ीरो हो जाएगा। तो हम ये भी सरकार से आपके इस माध्यम से ज़रूर कहना चाहते हैं कि आप एडिक्वेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करिए इसी टाइम, और उसके लिए वेट नहीं करिए। एडिक्वेट सिक्योरिटी वहाँ पे प्रोवाइड करिए। साथ में जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से ये सब होता है उनको आप पकड़ने में या उनको मारने में या उनको एलिमिनेट करने में आप कोताही ना दिखाएं। आपने सारा रुझान अपना जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे लगा दिया। ये सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि कन्फ्लिक्ट जोन है, इतने साल से है, तो उसमें पीस और हार्मनी डेवलप करने के लिए या उसको बहाल करने के लिए या उसको कंटिन्यूसली उसको संभालने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं। मुझे तो यही लगता है कि उनकी जो ये सीरियस सिक्योरिटी फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, उनको पता ही नहीं लग सका कि कहाँ कहाँ से लोग कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं और जिन्होंने अपने मौका चूज़ करके स्ट्राइक कर दिया। खुद साहब ये बताइएगा, क्या आपको लगता है कि आतंकवादी सफल हो गए हैं इन 7 लोगों को शहीद करने से अपने उस मकसद में, जो मकसद असल में यही है खौफ और दहशत पैदा करना, ताकि घाटी के अंदर देश भर से जो इन्वेस्टमेंट का है कि इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए और यहाँ पर अलग अलग हाउसेज आकर जो एस्टैब्लिश हों, क्या आपको लगता है कि इतना डर और इतना खौफ पैदा कर पाए हैं वो इन ये जो स्ट्राइक्स हुई हैं? डर का माहौल तो बना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हालात 90 वाले हैं। 90 में तो सरकार ही नहीं थी, 90 में तो गवर्नेंस फेलियर हो गया था, 90 में तो वहाँ पे कोई देखभाल करने वाला भी नहीं था। आज तो एक इतनी शक्तिशाली सरकार सेंटर में बैठी हुई है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ बैठे हैं। हाँ, ये ज़रूर है, एक यूनियन टेरिटरी में खाली लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं और 2 एडवाइज़र्स हैं, जहाँ की 20-20 मिनिस्टर होते थे, तब जाके लोगों के साथ रब्ता रहता था। इन्होंने एडवाइज़र्स भी नहीं रखे। सारी गवर्नेंस जो है वो ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है। ब्यूरोक्रेट्स का लोगों के साथ डायरेक्ट संबंध कभी हो ही नहीं सकता, उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं। इट्स नॉट दैट कि वो नहीं किसी के साथ रब्ता रखना चाहते, लेकिन नहीं कर सकते। वो काम करेंगे या लोगों के साथ मिलते रहेंगे। पहले भी जब गवर्नेंस होती थी, मिनिस्टर भी होते थे, साथ में ब्यूरोक्रेट्स भी होते थे, तब जाके काम चलता था। वो सारा जो कहीं ना कहीं सिस्टम जो है वो टूट गया है। एडवाइज़र्स का स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए। एडवाइज़र्स की स्ट्रेंथ बढ़ी हो तो हर आदमी अपना अपना काम करेगा। सिक्योरिटी के इश्यूज़ को गवर्नर साहब देखेंगे और उसको शिद्दत से वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की जहाँ जहाँ ज़रूरत है वो करेंगे। साथ में आतंकवाद के पीछे पड़ जाएंगे। आज मैं गवर्नर साहब का वो इंटरव्यू देख रहा था जो नाविका कुमार के साथ उन्होंने कल ही रिकॉर्डिंग की है, आज भी मैं देख रहा था। अब तो वो कह रहे हैं कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं और आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए सारे कदम उठाएंगे। लेकिन ये तो उनको मानना पड़ेगा ना कि कहीं ना कहीं कोताही तो हुई है। अगर कोताही हुई है तो हेड शुड हैव रोल्ड टिल नाउ। लोगों का कोई अमला जो है वो बदला जाना चाहिए था। सिक्योरिटी अमला अगर आप कहें कि उनका कोई दोष नहीं है इसमें, ऐसा कोई नहीं मान सकता। उनका दोष है, हेड शुड हैव रोल्ड टिल नाउ। वो अभी तक वो हुआ नहीं, होना चाहिए। और ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमारी कश्मीरी पंडित
बिरादरी, हमारा समुदाय जो है उसकी रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन वैली में होनी चाहिए। उसकी तरफ कदम उठाए जा रहे थे, एक आध कदम, दो कदम उठाए थे, लेकिन वो कदम भी उन्होंने हम लोगों की कंसल्टेशन के बिना उठाए, जिसका कि कई जगह पे रिएक्शन भी निकला है। तो अब हमने 50 बार कहा कि भाई कुछ ना कुछ तो हमारे से आप कोई सलाह ले लीजिए, कोई कुछ करिए, तो हम भी आपको सलाह देंगे, इसी फेवर में देंगे कि आप पीस एंड ट्रैंक्विलिटी दोबारा से वहाँ री-एस्टैब्लिश कर सकें। और जब तक कि वहाँ पर अल्पसंख्यक वापस नहीं जाएंगे, वहाँ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी री-एस्टैब्लिश नहीं हो सकती है। तो सर मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या सरकार के लिए संभव है इस लेवल पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना कि इतने सारे मुलाजिम हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर तो ये कहीं रह रहे हैं वहाँ पर तो आप सिक्योरिटी एडवोकेट प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप क्या करेंगे इतने सारे मुलाजिम, इनको दफ्तर तो जाना है, अपने दफ्तरों में तो काम करने चले जाना है, स्कूल में जो है उसको स्कूल जाना है, तो क्या वे आउट है इसका? क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि सरकार कदम उठा रही है, सरकार तो पिछले 2 साल से कदम ही उठा रही है, इतने सारे कदम उठाने के बावजूद हम ये देख रहे हैं कि आतंकवादी दिन दहाड़े आते हैं और शहर के बीचों बीच जो है 2 लोगों को शहीद करके चले जाते हैं। यही मैंने आपसे कहा ना कहीं स्टेक होल्डर्स के साथ एंगेजमेंट की सरकार की ज़रूरत थी। इन दी आफ्टरमाथ ऑफ 370 एंड 35A, उसके बाद स्टेक होल्डर्स के साथ एंगेजमेंट तो कहीं नज़र ही नहीं आई। अगर स्टेक होल्डर्स के साथ एंगेजमेंट नज़र आती, उनको भी लगता कि ये एक अलग पीसफुल एटमॉस्फेयर बनाने के लिए या एनवायरनमेंट बनाने के लिए हम सब ने मिल के काम करना है, तो इस किस्म के हालात शायद नहीं होते। और जो हम आज कहते हैं कि जगह जगह सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए, वो तो पॉसिबल है नहीं। लेकिन उसके लिए माहौल तो आपको अच्छा बनाना पड़ेगा ना। आपने माहौल बनाने की कोशिश नहीं की, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बनाए नहीं, वहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं किए। मुझे याद है कि बुरहान वानी के आफ्टरमाथ में जब उसको वहाँ मारा गया था, तो उसके बाद भी ऐसी ही दहशत हमारी जो ये वहाँ पे PM पैकेज के एम्प्लॉयज़ हैं उनमें फैली थी। और उसका नतीजा ये हुआ था कि वो 2, 2.5, 3 महीने के लिए वो जम्मू आ गए थे और उसके बाद फिर वापस गए थे। तो अब बार बार अगर इसी किस्म की सिचुएशन होगी तो क्या वो किसी भी एक कंट्री के लिए अच्छी बात है? नहीं। सो व्हाट इज़ द वे आउट? वे आउट यही है, मैं बार बार कहता हूँ कि एक तो आपने आतंक के अगेंस्ट पूरा सख्ती से कदम उठाने हैं, और सेकंड, आफ्टर ऑल कश्मीर में सारे ही थोड़ी आतंकवादी हैं, सारे ही थोड़ी इंटरनेशनल हैं। तो आपने जो इंटरनेशनल नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के को सी में विश्वास रखते हैं, उनको आप एंगेज ही नहीं करते, उनके साथ आपकी एंगेजमेंट ही नहीं होती है। आप उनसे पूछिए क्या पॉलिसीज़ आपको चाहिए, ये पॉलिसी हम बनाने वाले हैं, 370 ख़त्म हो गया, हम उसमें कुछ नहीं कहते। लेकिन जो पॉलिसीज़ उसके बाद उनके लिए बनाई जा रही हैं, उसमें अगर उनको वहाँ बार बार ऐसा लगता है कि सरकार हमारे बिना पूछे हमारे पे रौंद रही है चीज़ें, तो वो ठीक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे कल उमर अब्दुल्ला साहब ने एक बड़ा अच्छा बयान दिया कि जी इस टाइम जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसको चाहिए कि वो माइनॉरिटीज़ के जितने भी इंटरेस्ट हैं उनको वॉच करें और जितना भी हो सके उनको दिलासा, ढाढ़स उनका बांधें कि वो यहाँ से पलायन ना करें। तो इस किस्म की तो बड़ी अच्छी स्टेटमेंट उन्होंने दी है, लेकिन उनको इसको मैच करना चाहिए विद एक्शन। जो नेगेटिव पॉलिटिक्स मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ करती रही हैं पिछले 1-1.5 साल से, उसको उनको बिल्कुल उसको तर्क देना चाहिए। स्पेशली मैडम मुफ्ती जो हैं, उनका तो अभी तक वहीं उसी जगह सुई अटकी हुई है जो पहले थी। तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में जब इलेक्शंस तो होंगे, तो उस टाइम भी अगर हम नेगेटिव पॉलिटिक्स को ही प्राथमिकता देंगे, तो आई डोंट थिंक वी विल बी एबल टू रिस्टोर कॉन्फिडेंस, स्पेशली अमंग्स दी माइनॉरिटीज़।
जैसे आपने कहा कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने की बात की, वहीं पर कश्मीरी समुदाय में, कश्मीर पंडित समुदाय में एक बड़ा तबका वो भी है जो ये कहता है कि जिस समय आ चुका है, आप कश्मीर को दो भागों में बांट दीजिए, एक भाग में कश्मीरी पंडित रहेंगे और दूसरे भाग में जो है बाकी तमाम लोग रहेंगे। क्या आप समझते हैं कि ये एक फार्मूला है जिस फार्मूले से कश्मीर में स्थायी शांति जो है उसको रिस्टोर किया जा सकता है? देखिए, मैं इसमें ज़रूर कश्मीरी पंडित सभा की पॉलिसी के बारे में बताऊंगा। पिछले 30 साल से कश्मीरी पंडित सभा की ये पॉलिसी है कि वो कश्मीर के किसी भी किस्म के डिवीज़न के ख़िलाफ़ है। नो डिवीज़न कैन टेक प्लेस जब कश्मीर की बारी आती है। आप कश्मीर में इस किस्म का माहौल बनाइए जहाँ पे कि सारी बरादरियाँ जो हैं वो दोबारा से उसी तरीके से मिल के रह सकें। उसके लिए हमने, और ये बात ज़रूर है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए ये ज़रूरी है कि जो अल्पसंख्यक समाज है, जो कश्मीरी पंडित्स हैं, उनकी कंसंट्रेटेड सेटलमेंट्स वहाँ चाहिए। 3, हमने हर बार कहा कि कश्मीर की 3 अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट्स थी, श्रीनगर, अनंतनाग और बारामुल्ला। तीनों अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट्स में आप कंसंट्रेटेड सेटलमेंट्स बनाइए। देखिए, कहीं पे भी कोई भी जो समुदाय है, अगर कहीं भी वो जाता है, सपोज़ रजौरी से भी लोग आके जम्मू रहते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि एक ही उनका एक एनक्लेव हो, उसमें वहाँ रहते हैं। या भटिंडी में लोग रह रहे हैं, कश्मीर से आते हैं, वो देखते हैं भटिंडी में रहें, उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी लगती है। ऐसे ही इस सेंस ऑफ सिक्योरिटी को हमें बहाल करना है, डेवलप करना है। अगर डेवलप करना है वो तभी होगा कि आप कॉन्सेंट्रेटेड सेटलमेंट्स, अब एक ही जगह आप कहेंगे जी एक ही जगह उसको 2 हिस्से कर दो, एक जगह उसको, वो ये कहाँ से पॉसिबल है? पॉसिबिलिटी इसकी हो ही नहीं सकती है। उन्होंने वहाँ पे भी काम करने के लिए बाहर निकलना है, वहीं पे तो सारा काम नहीं होगा। तो ये कोई रैशनल बात तो है नहीं। लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि जो हमने कहा बस इसी को मानो। हमने गवर्नर साहब से भी और यूनियन होम मिनिस्ट्री से भी गुहार लगाई, 2-3 बार हमने उनको मेमोरेंडम दिए, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप कश्मीरी पंडित्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने पास बुलाइए, उनसे बातचीत करिए और एक ऐसी ठोस पॉलिसी रिटर्न की बनाइए जिसमें रजामंदी सबकी हो, पंडित्स की भी रजामंदी हो, वैली से भी कोई इस किस्म का रिएक्शन नहीं आए। तो लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। 24 जून को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उससे उस वक्त कहा गया कि जी क्योंकि हमने सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाया था इसलिए कश्मीरी पंडित्स को नहीं बुलाया। मैंने उस टाइम भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी थी, ईमेल किया था कि सर आपने ये जो ऐसा किया है, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 32 साल से एक कम्युनिटी जो है वो डिस्पर्सल में है, तो आप उसको आप समझेंगे कि वो एक पॉलिटिकली इस तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकेगी कि आप उनको टेबल पर बुलाएंगे। अगर आपने नहीं किया, लेकिन इसका इंडिकेशन ये गया कि दे डोंट कंसिडर कश्मीरी पंडित्स एज मेन और वन ऑफ द मेजर स्टेक होल्डर्स। तो ये इम्प्रेशन इस किस्म का अगर आप भेजेंगे तो दैट विल नॉट बी गुड फॉर J&K। इंडिया की तो चलो बात छोड़िए, J&K के लिए वो गुड नहीं है। आफ्टर ऑल हमारा आना जाना सब कुछ जो है, और अगर दोबारा रसना बसना है तो वहाँ मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ ही रसना बसना है ना। तो हम कहेंगे नहीं जी आइसोलेशन में रहेंगे, ये करेंगे, घेटोइज्म कर देंगे, नो वी आर नॉट इन फेवर ऑफ दैट, नॉट एट ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे के खोसा। साफ बात, बिल्कुल कोरी बात कि कंसंट्रेटेड सेटलमेंट्स तो मुमकिन है, लेकिन ये कहना कि हम अलग रहेंगे या कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया जाए, हम इसके हक़ में बिल्कुल भी नहीं हैं। लेकिन ये बात भी साथ में कही कि गंभीर हैं हालात कश्मीर के, सरकार को चाहिए कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत करना शुरू करे ताकि एक इनपुट मिले, सरकार को पता चले ग्राउंड पर करना क्या है, कुछ तो ग्राउंड पर बदले, जिस बदलाव की उम्मीद और तवक्का में जम्मू कश्मीर का आम नागरिक है।